Hello everyone, welcome to Move the Study. This is the video for class 8, chapter number 9, food production part 4. चेक पॉइंट 3 तक के हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. इस पार्ट में हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे. नीड क्या है उसकी, फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, मिल्क यील्डिंग, इन सभी प्रोसेसेस के बारे में. कैटल ब्रीडिंग कैसे होता है, मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स, उनसे रिलेटेड डिजीज़ और भी काफ़ी सारी चीज़ें. फ़िश का जो कल्चर है, पिसी कल्चर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से. इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ फार्मिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर देयर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन. मतलब एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चर का ये ब्रांच है जिसमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब इकोनॉमिक लेवल पे उनको हम उनकी फार्मिंग करते हैं. उनको आप कह सकते हैं कि उनको रेयरिंग करना या उनको फीडिंग करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ताकि हम उनसे यूज़फुल चीज़ों को ऑब्टेन कर सकें, फिर उसको कमर्शियल लेवल पे सेल आउट कर सकें. सच एनिमल्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक्स. और वो एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं एक लार्ज स्केल पे उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनको कहा जाता है लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक्स इंक्लूड काऊ, बफेलो, शीप, गोट एंड बिग. ये सभी एनिमल्स इनमें आते हैं. इसके साथ साथ मछलियों का जो कल्चर है, मधुमक्खियों का कल्चर होता है एंड सिल्क रेयरिंग होती है, आर ऑल्सो कवर्ड अंडर एनिमल हस्बेंड्री. तो ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं. द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड. अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले जो भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, उनको डिजीज़ से बचाना, उनको प्रॉपर सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना, एक हेल्दी उनको इन्वामेंट देना ताकि वो ग्रो कर सकें. ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट. फिर उनकी ब्रीडिंग करवाना एंड उनसे जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज करना. ज़रूरत क्या है इसको करने की, एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत क्या है? टू फुलफिल द इंक्रीजिंग नीड ऑफ फास्ट ग्रोइंग ह्यूमन population for milk products, egg, meat. There is an urgent need to bring the revolutionary increase in their production. आपको पता है कि जो population है वो इंक्रीज़ हो रही है और हमारी जो डिमांड है चीज़ों की कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए है, एग्स चाहिए हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स चाहिए हैं. तो जब हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये एक लार्ज स्केल पे कहीं प्रोड्यूस भी तो होनी चाहिए ना. तो उसके लिए एनिमल का जो रेयर डोमेस्टिकेट करना, उनको उनकी फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो नीड एनिमल हस्बेंड्री की इसीलिए है कि जो पॉपुलेशन की ज़रूरत है उसको पूरी करा जा सके, राइट. साइंटिफिक एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन हैव लेड टू. अब साइंटिफिक अप्रोचेस जो यूज़ करी गई हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में या आप कह सकते हो फार्मिंग में, उसने क्या किया, बहुत सारे रिवॉल्यूशन लेके आई. वाइट रिवॉल्यूशन ने मदद करी जिससे जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है, जिसमें एग का प्रोडक्शन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा. एंड ब्लू रिवॉल्यूशन जहाँ पे फिशेस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा. यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हो वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड इंडिया में कहा गया. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट मेड बाय डॉक्टर वी कोरियन. वो फाउंडर थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन. उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसमें, जिन्होंने मिल्क के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया. अब हम बात करते हैं कौन कौन सी फील्ड्स एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं. तो सबसे पहले कैटल फार्मिंग जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होती है एंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क. उसके अलावा जो ये कैटल्स होती हैं जैसे जो इनको जैसे इनसे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, खेतों की जुताई करने के लिए, राइट. सो ये उसमें भी हमें एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी यूज़फुल होती है. पॉल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो इससे हमें एग्स और मिल्क का प्रोडक्शन मिलता है.
फ़िश फार्मिंग की बात करें जिसको पिस्सी कल्चर भी बोलते हैं, इनलैंड मरीन फिशेस एज़ फूड। तो इससे हमको जो फिशेज़ हैं वो एज़ अ फूड, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। बी कीपिंग, जो बी का कल्चर है उसको एपीकल्चर कहते हैं। हनी, और हनी के साथ साथ बी वैक्स से हमें मिलता है, जो कि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है बी वैक्स। सिल्क वर्म, सिल्क जो वर्म होता है उसकी रेयरिंग करी जाती है, जिससे सिल्क का जो धागा है वो बनता है, और आपको पता है एक लार्ज स्केल में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कपड़े बनते हैं। सो ये सारी फील्ड्स आती हैं आपकी एनिमल हस्बेंड्री में। अब हम डिटेल में बात करेंगे कैटल फार्मिंग के बारे में। कैटल फार्मिंग इंक्लूड रेयरिंग ऑफ काउस, गाय, बफेलोज, बुलॉक्स, कोट, इन सभी की रेयरिंग करी जाती है ताकि उनसे हमें मिल्क मिल सके, एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए भी उनको उनका यूज़ किया जा सकता है। देयरफॉर कैटल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इसीलिए कैटल्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया है, मिल्च ब्रीड एंड ड्राउट ब्रीड्स। तो जो मिल्च ब्रीड होती हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, एंड ड्राउट ब्रीड जो भी हमने बात करा था एग्रीकल्चर वर्क में वो यूज़ होती हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड क्या है? जिनसे हमें जो डेयरी एनिमल्स हैं जिनसे हमें दूध या दूध से बने दूध और उससे हम फिर मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रेयरिंग कैटल फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरिंग, एंड मिल्क यील्डिंग फीमेल कैटल्स और कॉल्ड डेयरी एनिमल्स और मिल्च एनिमल्स। तो एनिमल्स मतलब कैटल की रेयरिंग करना ताकि हम उनसे दूध प्रोड्यूस कर सकें, उसको कहते हैं डेयरिंग। और जो वो फीमेल कैटल्स होती हैं जिनसे हम मिल्क निकालते हैं उनको मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स कहते हैं, जिसमें गाय, बफेलोज, बकरी, ये सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं मिल्च एनिमल्स में। मिल्क आप सभी जानते हो एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है हमारी डाइट के लिए, और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जैसे मक्खन है, चीज़ है, घी है, खोया है, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, मिठाई है, जो सारी चीज़ें हम खाते हैं। काउज़ मिल्क इज़ गुड फॉर चिल्ड्रेन एंड वीक पर्सन। और आपको पता है कि जो गाय का दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो छोटे बच्चों के लिए और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट? मिल्क फ्रॉम गोट इज़ nutritious, but its production is much less than that of cow and buffaloes। और जो गाय का बकरी का जो दूध है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन वो उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता है जितना हमें गाय और बफेलोज से मिल जाता है। एज कम्पेयर टू बफेलो, काउ प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बट काउ मिल्क इज़ नरिशिंग एंड ईजी टू डाइजेस्ट। अब बफेलो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, काऊ का जो कंपैरिजन है वो कम है, लेकिन जो मिल्क काऊ का है वो ईज़िली डाइजेस्ट होता है और ज़्यादा हेल्दी होता है। बफेलोज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आर कंट्री। और जो हमारी कंट्री में ज़्यादातर मिल्क जो अ, मिलता है वो किसके किसके थ्रू मिलता है? वो बफेलोज के थ्रू मिलता है। डेयरी ब्रीड्स ऑफ काउस, अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर अबाउट 30 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काऊ इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में 30 ब्रीड्स हैं काऊ की, एंड द पॉपुलर ब्रीड, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं दैट इज़ इंडिजिनस ब्रीड, जिसमें रेड सिंधी, अब आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, एंड शिवाल एंड गिर, ये तीन जो है इंडिजिनस ब्रीड्स में आती हैं। आपने देखा होगा गाय अलग अलग तरह की होती हैं तो वो उनके डिफरेंट ब्रीड्स होते हैं। उसके बाद आता है एग्जॉटिक ब्रीड जो कि बाहर की कंट्री से आई हैं, जैसे जर्सी फ्रॉम यूएसए, हॉलस्टीन फ्रेसियन फ्रॉम होलैंड, ब्राउन स्विस फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, राइट? सो ये सभी क्या हैं, अभी मैं आपको दूसरे पेज पे इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो ये क्या है? ये सभी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में से यहाँ पे लाई गई हैं। आप यहाँ पे पिक्चर देख ले सकते हैं और इनका आप शेप भी देखोगे तो एकदम अलग है। अब बात करते हैं कि क्रॉस ब्रीड्स क्या हैं, जो क्रॉस करके ब्रीड्स बनाए गए हैं। द ब्रीड्स ऑफ काउज डेवलप इन इंडिया बाय क्रॉस ब्रीडिंग आर करन फ्राइज, करन स्विज एंड फ्राइजोल सेहवाल। इनका ये क्रॉस ब्रीड है
राइट, इनको आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप नेम देख सकते हैं। इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काऊ प्रोड्यूस लेस मिल्क बट आर रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीजेस। जो अभी हम लोगों ने आगे बात की थी कि जो इंडिजिनस हैं रेड सिंधी और सहीवाल और गिर, ये मिल्क प्रोडक्शन इनमें कम होता है, लेकिन इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये ज़्यादा बीमारियां नहीं कैच करती हैं। और जो एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं वो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं in comparison to the indigenous one. The cross breeds of cow give 2-3 times more amount of milk than the indigenous breed. तो जो ये क्रॉस ब्रीड बनाया गया है इंडिजिनेट्स और एग्जॉटिक दोनों का मिला के, तो उनसे जो गाय डेवलप हुई हैं वो ज़्यादा मिल्क भी देती हैं और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हैं, राइट। तो यहाँ पे ब्रीड और क्रॉस ब्रीड जो टर्म्स बार बार आ रहे हैं, इनके इनके बारे में देख लिए कि ये एक्चुअली में है क्या। एक कैटेगरीज आप इनको समझ सकते हैं सीधे शब्दों में। अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स और कैटल्स विच हैव होमोजेनस फिजिकल फीचर्स एंड अपीयरेंस एंड डिफर फ्रॉम अदर सिमिलर ग्रुप। मतलब एक एक समूह है, एक कैटेगरी है जिनके कुछ फिजिकल फीचर्स और अपीयरेंस सेम है और दूसरों से कुछ अलग हैं, तो वो एक ब्रीड में आ जाती हैं, कैटेगरी में आ जाती हैं। क्रॉस ब्रीड्स क्या हैं? आर डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड। क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या होता है कि एक अलग प्रजाति का मेल लिया, दूसरी प्रजाति की फीमेल ली, उन दोनों के बीच में क्रॉस करने के बाद जो गाय बनी वो क्रॉस ब्रीड्स है। So cross breeds of cattle have been developed by National Dairy Research Institute, कर्नल हरियाणा। और ये जो नेशनल NDRI है वहाँ पे इनका प्रोडक्शन हुआ है। चलिए एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, शेवॉल, फ्रेसवॉल, हॉलस्टीन, एवरेज मिल्क एक साल में कितना देती हैं और पर डे कितना देती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो है आपको हॉलस्टीन एंड फ्रेसियन का, जो कि 20 लीटर पर डे है। अब बात करते हैं डेयरी ब्रीड्स ऑफ बफेलोज। अभी हमने काऊ के बारे में बात करी है, बफेलो को भी देख लेते हैं। बफेलोज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन इंडिया। ज़्यादातर जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बफेलोज ही से हमको मिलता है और इनकी 10 से ज़्यादा ब्रीड्स हैं। यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं और वो कहाँ के हैं वो लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ वो कितना लीटर दूध एक दिन में देते हैं ये लिखे हुए हैं। तो इसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नेम्स हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आपकी टीचर ने बोला है आपको याद करने के लिए तो आप याद कर सकते हैं। एज सच ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं, हमने जो डेयरी ब्रीड्स थे उनके बारे में बात कर लिया। अब हम ड्राउट ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। मेल्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर वर्क। अब जो जितनी भी गाय होती हैं तो जो फीमेल्स होती हैं उनको तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सांड हैं, जो मेल हैं, उनको एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। वो खेतों की जुताई करते हैं, ट्रांसपोर्ट ले जाते हैं, सामान इधर से उधर ले जाते हैं। तो उन सब में कौन कौन आता है? बलग्स, हॉर्सेस, म्यूज़, गधे, ये सभी क्या हैं? ड्राउट्स एनिमल्स हैं। कॉमन इंडिजिनस ब्रीड्स इनकी दी हुई हैं हलिकर कर्नाटका, खिलर महाराष्ट्र, कनगयम, कॉम्बेट्रो एंड पुलिकुलम दैट इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। ये ब्रीड्स के नेम दिए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स। कौन से एनिमल्स से मीट मिल रहा है? तो भेड़ और जो बकरियां हैं इनकी रेयरिंग होती है इनके मीट के लिए, इनके फर के लिए एंड हाइट के लिए एंड ऑल्सो फॉर द मिल्क। तो इनकी स्किन के लिए एंड इनके मिल्क के लिए, हाइट मतलब स्किन के लिए। ड्रॉपिंग्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स आर यूज एज मेन्योर। और जो इनका एक्सक्रीट आउट होता है उसको एज अ मेन्योर यूज़ किया जाता है। रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। और जो शीप का वूल को रिमूव करने का प्रोसेस है उसको शेयरिंग कहते हैं एंड वो यूज़ होता है वूलन्स को बनाने के लिए, राइट। मैथड्स ऑफ कैटल ब्रीडिंग। अब डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं कि ब्रीडिंग कैसे करी जाती है। द ब्रीडिंग में बी डन बाय नेचुरल मैथड्स और बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। दो तरह से होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में इट इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनस काउ विद द बुल ऑफ हाई मिल्क हीडिंग फॉरेन ब्रीड बाय मेटिंग। मतलब दो अलग
ब्रीड्स का एक नेचुरल मीटिंग कराते हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड है ब्रीडिंग का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियली जो सीमन है उसको लेकर के इंजेक्ट करना। इट इज़ इंजेक्टिंग द सीमन ऑब्टेन फ्रॉम द डिज़ायर्ड बुल, मतलब जो वैरायटी की गाय है या कोई कैटल है तो उसके मेल से सीमन को कलेक्ट करना एंड उसको डिज़ायर काऊ में इंजेक्ट करना सो दैट कि जो वैरायटी आपको चाहिए आप वो डेवलप कर सके। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप: कलेक्शन ऑफ सीमम फ्रॉम अ हेल्दी मैन ऑफ अ मिल्च ब्रीड। एक अच्छे हेल्दी मेल से आप पहले उसको सीमम का कलेक्शन करना, फिर उसका प्रिजर्वेशन करना केमिकल मेथड से, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन करना फीमेल में ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड सो दैट जो ब्रीडिंग है एक डिज़ायर्ड जो हाइब्रिड है उसको जनरेट किया जा सके। एडवांटेजेस क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की? इन कैटल ब्रीडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ वाइडली यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी। इनके फ़ायदे क्या हैं कि जो गाय हैं या जो कैटल्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। एंड इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। और अब नीचे देखिए कुछ एडवांटेजेस लिखे हैं कि जो उनकी प्रोजेनी बनती है, मतलब जो आगे उनके बेबी बॉर्न होते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, गुड क्वालिटी रहती है। और नेचुरल मेथड से ज़्यादा ये रिलायबल है, ज़्यादा सक्सेसफुल है और चीपर है, सस्ता है, क्योंकि बिकॉज सीमम इन अ वायल इज़ ईजी टू कैरी टू एनी प्लेस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसको आसानी से प्रिजर्व और कैरी किया जा सकता है। सीमन फ्रॉम वन बुल कैन बी यूज टू इम्प्रेगनेट सेवरल थाउजेंड काउ। और एक से जो सीमम कलेक्ट किया गया है वो कई सारी काउस को में यूज़ किया जा सकता है इंजेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये सभी क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की एडवांटेजेस हैं कि अगर आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कराई जाएगी तो ये सारे फ़ायदे होंगे। अब देख लेते हैं कि डिजीज़ेस क्या हैं जो कॉमन है। जैसे ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ेस होती हैं तो कैटल्स दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। सो वायरल डिजीज़ेस जो शीप और गोट में हो जाती हैं, सोर थ्रोट, गोट पॉक्स, बैक्टीरियल डिजीज़ेस, ब्रूसिलोसिस, विब्रियोसिस, ब्लैक क्वार्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अभी हम लोग यहाँ पे इसके सिम्टम्स भी देख लेते हैं चार्ट में। काउ पॉक्स, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, वो काउ पॉक्स होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़, पैर में और माउथ में ब्लिस्टर्स जैसे पड़ जाते हैं, छाले जैसे। और सोरनेस होना थ्रोट का, माउथ का, एक्सेसिव मुंह से बहुत ज़्यादा स्लाइवा निकलना और भूख ना लगना, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, ये सभी फूड एंड माउथ डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। सैल्मोनेलिसिस, डायरिया होना और ब्लड क्लॉट्स आना स्टूल में, वेस्ट में। एंथ्रैक्स, हाई फीवर और बॉडी के पार्ट स्पेशली नेक सूज जाना। रिंडरपेस्ट, कैटल प्लेग है ये, जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्लाइवा आता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं जो कि कैटल्स में होती हैं और उनके सिम्टम्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि कैटल की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले उनको बैलेंस डाइट देनी है और जो उनकी खाना है उसमें बहुत ज़्यादा रफेज होना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होने चाहिए ताकि हमें उनसे अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। गुड शेल्टर, उनके रहने के लिए बहुत अच्छी वेंटिलेटेड, हवादार, छावदार, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। एंड उनको धूप, ठंडक और जर्म से बचाना है। उनके क्लीनिनेस का ध्यान रखना है, उनको रोज़ नहलाना है और उनको उनके मेडिकल चेकअप कराने हैं, किसी भी तरह की डिज़ीज़ ना हो उनको उसका ख़्याल रखना है। और जो भी एनिमल वेस्ट है रेगुलर क्लीनिंग एंड रिमूवल, मतलब आप जो शेल्टर है वहाँ से आपको रेगुलर क्लीनिंग करनी है गंदगी की। एंड मिल्किंग जो है वो किसी एक फ़िक्स टाइम पे ही करना है। चेक पॉइंट 4 डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ पार्ट में आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। एग्जॉटिक ब्रीड्स यहाँ पे काऊ की हैं तो आप पीछे से देख करके जर्सी एंड होल्स्टीन, फ्राइसन, कोई भी नेम लिख सकते हैं। डिजीज़ेस ऑफ कैटल अभी हमने डिस्कस करी, काऊ पॉक्स, एंथ्रैक्स,
सैल्मोनेलिसिस, ये सारी डिजीज़ेज़ आपकी आ जाएंगी। पेज नंबर 119 पे आप देखिएगा, जो बॉक्स है टेबल 9.4 उसमें दिया हुआ है, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडियन बफलो। तो अभी आपने देखा था जो इंडियन बेफेलो है उसमें सबसे ज़्यादा आप चार्ट देखिएगा 9.3 में, उसमें मेंशन है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके सभी चेक पॉइंट्स के आंसर बताएंगे। एंड डाउट्स एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया है, इट इज़ ऑल्सो गिवन एट पेज नंबर 118। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चेक पॉइंट 4 के सारे आंसर्स बता दीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ गुड डे एवरीवन।